हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लो समझ लो में। मैं प्रदीप कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, पर्यावरण के सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने वाले हैं 10वां पार्ट वीडियो। इसके पहले हम लोगों ने 9 पार्ट तक अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिया है। सभी छात्र अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं, अच्छे क्वेश्चन कर रहे हैं और लगभग तो कुछ छात्रों का 90+ % जा रहा है इन सभी सीरीज़ों का। तो चलिए देख लेते हैं उन सभी क्वेश्चनों को जो आपके एग्जाम में लगातार कई वर्षों से पूछे जा रहे हैं। ओके, क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि जो छात्र हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। इससे क्या होगा कि मैं जितने भी वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलता रहेगा और अपनी तैयारी को एक नई डायरेक्शन दे सकते हैं। ओके, चलिए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारा, भूकंप की तीव्रता मापने का पैमाना है। भूकंप की तीव्रता मापने का पैमाना है। तो 4 ऑप्शन है आपके सामने, डेसिबल, सीजीएस स्केल, नॉटिकल स्केल या रिएक्टर स्केल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रिएक्टर स्केल, यानी रिक्टर स्केल आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। द जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, भूकंप की तीव्रता किससे मापा जाता है? रिक्टर स्केल से। अब बात कर लेते हैं डेसिबल से क्या मापा जाता है। तो ध्वनि की तीव्रता मापा जाता है। सीजीएस लिखा हुआ है, सीजीएस का फुल फॉर्म होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। ओके, सेंटीमीटर से सभी को पता होगा लंबाई मापा जाता है, ग्राम से द्रव्यमान और सेकंड से समय को मापा जाता है। नॉटिकल स्केल से क्या मापा जाता है? नॉटिकल स्केल से मापा जाता है समुद्र की लंबाई। ओके, समुद्र की लंबाई नॉटिकल स्केल से मापा जाता है। ये रिक्टर स्केल जो है ये क्या है? एक गणितीय पैमाना है। भूकंप की तीव्रता मापने का एक गणितीय पैमाना, ये भूकंप की तरंगों की तीव्रता को मापता है। ओके, प्रश्न नंबर दूसरा हमारा, प्रकाश संश्लेषण का प्रमुख उत्पाद है। बताना है आप सभी को, प्रकाश संश्लेषण का प्रमुख उत्पाद है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फिर सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ब, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन। क्या हो जाएगा? ब आपका जो है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन। ओके, तो प्रकाश संश्लेषण के विषय में हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लगभग मान लीजिए कक्षा 5, 4, 3 और 7, 8, मतलब हमेशा पढ़ाया जाता है। हर क्लास में प्रकाश संश्लेषण के विषय में पढ़ाया जाता है। तो इसके विषय में हम लोगों को मालूम होना चाहिए प्रकाश संश्लेषण होता क्या है। प्रकाश संश्लेषण जिनको नहीं पता है तो उनको हम बता दे रहे हैं कि प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें पौधे अपने हरे रंग वाले अंगों, जैसे पत्ती हो गया, ओके, पत्ती द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु से कार्बन डाइऑक्साइड तथा भूमि से यानी पृथ्वी से जल लेकर जटिल कार्बनिक खाद्य पदार्थों जैसे कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं तथा ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं। तो यह होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। ओके, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, अटाकामा रेगिस्तान यहाँ स्थित है। यहाँ मतलब 4 ऑप्शन जो दिए हैं, तो बताना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैक्सिको, चिली, ऑस्ट्रेलिया या फिर दक्षिण अफ्रीका। राइट आंसर हो जाएगा ब, चिली। चिली आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अटाकामा रेगिस्तान जहाँ है वो चिली, यानी उत्तरी चिली आप कह सकते हैं। उत्तरी चिली कहीं कहीं दिया होता है। तो उत्तरी चिली में स्थित अटाकामा मरुस्थल का कुल क्षेत्रफल 40,600 वर्ग मील है। ओके, इसका अधिकांश भाग रेत, बहते हुए लावा या बेसिनों से बना होता है, याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। अर्थ डे किस दिन मनाया जाता है ये आपको बताना है। तो 4 ऑप्शन है आपके सामने, 22 अप्रैल, 5 जून, 11 जुलाई या फिर 24 सितंबर। तो बताना इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 अप्रैल। आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये 1970 से मनाया जाने लगा पृथ्वी दिवस, और हर साल पूरे विश्व में पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और इस कार्यक्रम के उपलक्ष्य में काफ़ी धूमधाम से इसको मनाया जाता है और इस मौके पर पर्यावरण और पौधारोपण के लिए लोगों को जागरूक किया जाता है। ओके, आई होप कि समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, किसान दिवस मनाते हैं। फार्मर डे किस दिन मनाते हैं? 4 ऑप्शन है आपके सामने, 5 जून, 6 दिसंबर, 23 दिसंबर और 21 मार्च। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 23 दिसंबर, यानी सा जो है आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जानकारी के लिए मैं बता दूं कि प्रत्येक वर्ष 23 दिसंबर को किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ओके, ये क्यों मनाया जाता है? आपने चौधरी चरण सिंह का नाम सुना ही होगा, जो कि भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे, चौधरी चरण सिंह। इन्हीं के जन्म दिवस पर एक किसान नेता थे जिन्होंने भारतीय किसानों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए कई नीतियों की शुरुआत की थी। तो इस दिन उनका
इन नीतियों की शुरुआत की ताकि किसानों के जीवन को बेहतर बनाया जा सके। तो उसी दिन से किसान दिवस मनाया जाने लगा। ओके, 23 दिसंबर को मनाया जाता है। 5 जून को क्या मनाया जाता है, सभी को पता होगा, विश्व पर्यावरण दिवस। ओके, 5 जून को क्या मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, याद रखेंगे। और 6 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, शौर्य दिवस, यानी पराक्रम दिवस या शौर्य दिवस कह सकते हैं। जबकि 21 मार्च को मनाया जाता है विश्व वन दिवस। क्या मनाया जाता है, विश्व वन दिवस। ओके, तो याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, FAO का मुख्यालय स्थित है, बताना है आपको। FAO का मुख्यालय स्थित है, 4 ऑप्शन है आपके सामने। वाशिंगटन अमेरिका, रोम इटली, नई दिल्ली भारत, लंदन इंग्लैंड। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा रोम इटली, यानी ब आपका जो है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। FAO का मुख्यालय कहाँ स्थित है, रोम, जो कि इटली शहर में है। ओके, याद रखेंगे। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। क्या, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हिंदी रूप होता है खाद्य एवं कृषि संगठन। याद रखेंगे, खाद्य एवं कृषि संगठन। ओके, अगर इसकी स्थापना की बात करें तो 16 अक्टूबर 1945 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई थी। और क्यूबेक एक शहर है जो कि कनाडा में है, क्यूबेक शहर, पहले इसकी स्थापना यहाँ हुई थी, लेकिन सन 1951 ईस्वी में इसका मुख्यालय वाशिंगटन से रोम को स्थानांतरित कर दिया गया था। वर्तमान समय में इसके 191 सदस्य हैं, जो कि यूरोपीय सदस्य फेरो द्वीप समूह भी सम्मिलित हो गया है। ओके, इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है कि किसी भी कृषि, वन एवं उसके विषय में लोगों को अध्ययन कराना। ओके, यह संगठन खाद्य एवं कृषि संबंधित जानकारियों का आदान प्रदान करने के लिए होता है। और इसमें जो नई तकनीकी जोड़ी जाती हैं कृषि, पर्यावरण, पोषक तत्व से संबंधित, उनकी एक जानकारी दी जाती है और यहाँ अधिकारियों को प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की जाती है। ओके, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा, IUCN का मुख्यालय कहाँ स्थित है, आप सभी को बताना है। IUCN का मुख्यालय कहाँ स्थित है, 4 ऑप्शन है आपके सामने, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, न्यूयॉर्क या फिर न्यू जर्सी। देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा स्विट्जरलैंड। क्या हो जाएगा, स्विट्जरलैंड। इसका पूरा नाम कहीं कहीं लिखा होता है ग्लांड स्विट्जरलैंड। ओके, याद रखना। इसकी स्थापना की बात करें तो 1948 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसका काम क्या है, इसके विषय में हम सब लोग जान लेते हैं। सबसे पहले जानेंगे इसका फुल फॉर्म होता क्या है। IUCN का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। अगर हिंदी में बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ। ओके, याद रखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ इसका हिंदी नाम होता है। देखिए इसका मुख्य लक्ष्य है कि प्रकृति संसाधनों के लिए इसको संरक्षण प्रदान करना। ओके, जैसे पेड़ पौधे, जंगल, इसको संरक्षित करना, इसके कटाव से बचाना, इसको नष्ट होने से बचाना इसका मुख्य कार्य है। ओके, जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इसी के द्वारा एक रेड सूची प्रकाशित की जाती है, जिसके विषय में हमने पहले वाले वीडियो में और कई वीडियो में इसके विषय में हमने बता दिया है, जिसका इंग्लिश नाम होता है रेड डाटा बुक। इसी के द्वारा प्रकाशित की जाती है। रेड डाटा बुक के अंतर्गत संकटग्रस्त प्रजातियों को दर्शाती हैं। ओके, प्रश्न नंबर मेरा 8 है, विश्व पर्यावरण दिवस होता है। इजी क्वेश्चन है, कई बार बता चुका हूँ, सभी को पता होगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। 1 दिसंबर, 5 जून, 22 अप्रैल या फिर 16 सितंबर। देखिए पर्यावरण हमेशा मनाया जाता है 5 जून को। कब मनाया जाता है, 5 जून को। सिर्फ भारत ही नहीं, पूरे विश्व में पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अच्छा, पर्यावरण दिवस मनाया किस लिए जाता है, देखिए पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण हेतु ये पूरे विश्व में मनाया जाता है। लोगों को जागरूक किया जाता है पर्यावरण के विषय में। ओके, इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र सभा द्वारा होती है। इसकी शुरुआत तो 1972 ईस्वी में की गई थी, यानी इस सभा का आयोजन किया गया था 1972 ईस्वी में, लेकिन मनाया जाने लगा ये 5 जून 1974 ईस्वी से। तो 5 जून 1974 ईस्वी को पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया है। इसलिए आप समझ सकते हैं कि पहला पर्यावरण दिवस कब मनाया गया है, 5 जून 1974 ईस्वी को। ओके, आई होप कि समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 हमारा,
डॉक्टर सलीम अली किस क्षेत्र के काम के लिए जाने जाते हैं? बताना आप सभी को, डॉक्टर सलीम अली किस क्षेत्र के काम के लिए जाने जाते हैं? 4 ऑप्शन है आपके सामने, पक्षी, बॉग, गैंडा या फिर घड़ियाल। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पक्षी। तो आपका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इस डॉक्टर सलीम अली को बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता था। इन्होंने पक्षी विज्ञानी और प्रकृतिवादी के क्षेत्र में काफ़ी अध्ययन किया था और इनका जन्म हुआ था 12 नवंबर 1996 में, जो कि बॉम्बे के एक सुलेमानी यानी मुस्लिम परिवार में हुआ था। ओके, इन्होंने पक्षियों के बारे में विशेष अध्ययन किया और उसमें विशेष अपना योगदान दिया, तो इसलिए इनको पक्षी विज्ञानी भी कहते हैं। उन्हें बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। तो आपका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 10 है हमारा, कौन सा शहर मीट सिटी के नाम से जाना जाता है? बताना आप सभी को, कौन सा शहर मीट सिटी के नाम से जाना जाता है? मीट मतलब होता है मांस। ओके, तो मांस शहर या आप मांस सिटी कह सकते हैं। तो बताना है कि मांस सिटी के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, ग्लासगो जो कि यूके में है, शिकागो जो कि यूएसए में है, मैक्सिको सिटी जो कि मैक्सिको में है, ब्यूनस एयर्स जो कि अर्जेंटीना में है। 4 ऑप्शन है, बताइए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बा ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, बा जो है आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये शिकागो की स्थापना जो है 1833 ईस्वी में हुई थी। कहाँ हुई थी? मिशिगन झील का नाम आपने सुना ही होगा। मिशिगन झील एवं मिसिसिपी नदी है एक। ओके, इन्हीं दोनों के बीच में इस शहर की स्थापना हुई थी। इस शहर की आबादी ज़्यादा नहीं है, लेकिन सबसे विकसित शहर है। इसकी आबादी 30 लाख है। कितनी? 30 लाख। जबकि अपने भारत में सिर्फ उत्तर प्रदेश की आबादी 22 करोड़ है। ओके, तो कितना डिफरेंट है आप जान सकते हैं। लेकिन ये पूरे विश्व में गल्ला एवं मांस मंडी के लिए विख्यात है। सबसे बड़ा शहर के रूप में जाना जाता है पूरे विश्व में गल्ला एवं मांस मंडी के लिए। ओके, तो याद रखना कि पूरे विश्व में सबसे बड़ी मांस मंडी कहाँ है? तो शिकागो में ही है। आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन भी शिकागो है। यहाँ 30 से अधिक प्लेटफार्म है। कितने? 30 से अधिक प्लेटफार्म है शिकागो में, जो कि सबसे बड़ा यानी विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन यही है। ओके, पहले क्या किया जाता है? मांस उद्योग इस प्रकार से चलता है, आइए हम लोग जान लेते हैं। पहले क्या किया जाता है? यहाँ जानवरों को मक्का, आटा ये सब खिला करके मोटा किया जाता है। ओके, जब मोटे तगड़े हो जाते हैं तो उनको काट करके डिब्बे में पैक करके बाहर इनका मांस भेजा जाता है। इसलिए इसे विश्व का कसाई खाना भी कहा जाता है। तो ये सब चीज़ों को आप याद रखना। ओके, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 11 है हमारा, मेरियाना ट्रंच किस सागर में स्थित है? बताना है मेरियाना ट्रंच किस सागर में स्थित है। कहीं कहीं आपको मारियाना भी मिलेगा, तो दोनों सेम ही है। ट्रेंच का मतलब होता है गर्त। ओके, तो कहीं कहीं आपको दिखने को मिलेगा कि मारियाना गर्त किस सागर में स्थित है। दोनों सेम ही है, इसमें आप कन्फ्यूजन नहीं होइएगा। ओके, तो 4 ऑप्शन है आपके सामने, प्रशांत, अटलांटिक, आर्कटिक या फिर इंडियन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आप सभी को बताना है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा प्रशांत। तो आ जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, मरियाना ट्रंच जो है ये विश्व का सबसे गहरा गर्त के रूप में आप कह सकते हैं। ये इतना गहरा गर्त है कि आपने माउंट एवरेस्ट का नाम सुना ही हो। अगर उस पूरे एवरेस्ट को अगर उसको पूरे एवरेस्ट को यानी पूरे पहाड़ को इस गर्त में, इस मेरियाना ट्रंच में डुबो दिया जाए तो तब भी वो 1.6 किलोमीटर इसके ऊपर पानी रहेगा। ओके, इसके ऊपर 1.6 किलोमीटर या आप कह सकते हैं 1 मील पानी इसके ऊपर रहेगा। इतना गहरा गर्त है। तो सोच सकते हैं आप कि कितना गहरा गर्त है। ओके, तो आपका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा, केसिन जो कि एक प्रोटीन है का सबसे अच्छा स्रोत है। चावल, फल, तेल, दूध। देखिए, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दूध। मिल्क आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी द जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, जानकारी के लिए मैं बता दूं कि केसिन एक प्रोटीन है, जैसा कि हमने बताया। ये स्तनधारियों प्राणियों के दूध में पाया जाता है। ओके, ये दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन है। इसके अलावा ये सोयाबीन में भी पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, लेकिन जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि तो वो ऑप्शन होगा दूध। सोयाबीन ऑप्शन नहीं होगा आपके एग्जाम में। दूध में केसिन पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। ओके,
सबसे अधिक पाया जाता है, उसके बाद सोयाबीन में। आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 है मेरा, विटामिन सी को रासायनिक रूप से जाना जाता है। बताना है आपको कि विटामिन सी को रासायनिक रूप से किस नाम से जाना जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? एसिटिक अम्ल, स्कर्बिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल या फिर आइसोसिनिक अम्ल। राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्कर्बिक अम्ल। बा जो है आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, तो सभी विटामिनों को नाम आपको याद रखना है। ओके, जैसे विटामिन ए हो गया, इसका नाम रेटिनॉल होता है, इसकी कमी से रतौंधी रोग होता है। इसी तरह विटामिन बी हो गया, उसका थायमीन होता है, उसकी कमी से बेरी रोग होता है। इसके स्रोत क्या हैं? मूंगफली, आलू, सब्जी, हरी सब्जी, अंडा, दूध। ओके, तो इसलिए क्या करना है आपको? सभी विटामिन के रासायनिक नाम याद कर लेना है, उनसे कमी से होने वाले रोगों को याद कर लेना है, उनसे उनका स्रोत क्या है, क्या खाएं कि ये विटामिन प्राप्त हो, उन सभी को याद कर लेना है आपको। ओके, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा, स्कर्बिक नामक बीमारी किसकी कमी से होती है? स्कर्बिक नामक बीमारी किसकी कमी से होती है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन के, विटामिन सी। तो बताना है आप सभी को राइट आंसर क्या हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा विटामिन सी, यानी द ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, विटामिन सी की कमी से स्कर्बिक नामक बीमारी होती है। केवल स्कर्बिक ही नहीं, इसकी कमी से मसूड़ों का फूल जाना और जैसे कई गंभीर बीमारियां हो जाती हैं। प्रत्येक विटामिन की कमी से कुछ ना कुछ रोग उत्पन्न होते हैं, जैसे विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन बी की कमी से बेरी। तो इस प्रकार से विटामिनों की कमी से हमारे शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं, इसलिए हमारे शरीर में विटामिनों का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नंबर 15 हमारा, नीली क्रांति किससे संबंधित है? खाद्यान्न उत्पादन, साग भाजी उत्पादन, मछली उत्पादन या फिर फल उत्पादन। राइट आंसर हो जाएगा मछली उत्पादन, यानी सा आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, प्रत्येक वीडियो में हम कोई ना कोई क्रांति से संबंधित क्वेश्चन जरूर लेकर आते हैं, क्योंकि क्रांति से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है। ओके, कई क्रांतियाँ हैं, नीली, भूरी, सुनहरी, तो कई क्रांतियाँ हैं। इन क्रांतियों से संबंधित क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा। रजत क्रांति हो गया, ओके, हरित क्रांति हो गया, तो इससे संबंधित आप क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। वैसे तो हम प्रत्येक वीडियो में एक क्रांति के विषय में हम जरूर बताते हैं। तो नीली क्रांति मछली उत्पादन से संबंधित है। देखिए, याद कैसे करेंगे? नीली की ब्लू मतलब नीला होता है, ब्लू मतलब नीला होता है। और ओके, और ब्लू व्हेल जो कि मछली है, ब्लू व्हेल सबसे बड़ी मछली है। तो आप याद रख सकते हैं कि ब्लू व्हेल यानी नीली क्रांति किससे संबंधित है? मछली से। ओके, देखिए हम जान लेते हैं इसके जनक कौन है। इसी खोज में दो लोगों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था, डॉक्टर हीरालाल चौधरी, डॉक्टर अरुण कृष्णन का। ओके, इन दोनों लोगों ने मिल करके नीली क्रांति को खोज की थी और इन्हीं को नीली क्रांति का जनक भी माना जाता है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 मेरा, भारत में जनसंख्या समस्या को हल किया जा सकता है। बताना आप सभी को। जैसा कि 4 ऑप्शन है आपके सामने, प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित करके, चिकित्सीय सुविधाओं को बढ़ा करके, जन्म दर को कम करके या फिर खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ा करके। क्वेश्चन से ही आपको पता चल जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होने वाला है। राइट आंसर हो जाएगा सा, जन्म दर को कम करके। ओके, तो सा आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इससे अगर जन्म दर कम हो जाए तो जनसंख्या की समस्या समाप्त हो जाएगी, जो इतनी तेज़ी से बढ़ रही है। ओके, जैसा कि एक उसको कोटेशन लाया गया था कि हम दो हमारे दो, मतलब छोटे परिवार रहेगा तो जनसंख्या कम होगी तो सुविधाएं अधिक मुहैया करा सकेगी सरकार। ओके, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सा ऑप्शन आपका जो है राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 17 है, खनिजों के अतिदोहन ने पर्यावरण को कैसे प्रभावित किया? बताना है आप सभी को। खनिजों के अतिदोहन ने पर्यावरण को कैसे प्रभावित किया? जैव विविधता का ह्रास से, भूस्खलन से, पर्यावरण से, उपरोक्त सभी से। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा द, बिल्कुल राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी से। तो द आपका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जानकारी के लिए मैं बता दूं कि अगर आप इन तीनों चीज़ों से किसी चीज़ों को बढ़ावा देते हैं, प्रदूषण अधिक होगा, भूस्खलन अधिक होगा या जैव विविधता का ह्रास अधिक होगा, तो इससे क्या होगा कि पर्यावरण हमारा दूषित होगा। ओके, खनिजों का दोहन होगा। तो द आपका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर है मेरा 18, पर्यावरण के भौतिक घटक के अंतर्गत सम्मिलित हैं। बताना आप सभी को।
4 ऑप्शन है आपके सामने, वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल या फिर उपरोक्त सभी। देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी द ऑप्शन जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। पर्यावरण के भौतिक घटक के अंतर्गत सम्मिलित हैं जलमंडल, वायुमंडल और स्थलमंडल, ये तीनों सम्मिलित हैं। ओके, देखिए मैं बता दूं कि ये इन्हें मृदा, वायु तथा जल संगठक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मृदा, वायु तथा जल संगठक भी कहा जाता है। अच्छा, ये भौतिक वातावरण उत्पन्न कैसे होते हैं? ये होते हैं प्रकाश, ताप, जल, मृदा आदि जैसे कारकों से ये उत्पन्न होते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है मेरा, पृथ्वी के सभी पौधे एवं जंतु मिलकर बनाते हैं। पृथ्वी के सभी पौधे एवं जंतु मिलकर बनाते हैं। 4 ऑप्शन है, जीवमंडल, संगठन या कॉमन सिलजम या सहजीविता। राइट आंसर हो जाएगा जीवमंडल। पृथ्वी के सभी पौधे एवं जंतु मिलकर क्या बनाते हैं? जीवमंडल। जीवमंडल मतलब जीवन जहाँ संभव हो। ओके, समझ सकते हैं कि इन सभी का योगदान होता है जीवन में, पौधे का, जीव जंतुओं का भी। ओके, तो आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है मेरा, वायु या जल के द्वारा मृदा का हटना क्या कहलाता है? बताना आप सभी को, वायु या जल के द्वारा मृदा का हटना क्या कहलाएगा? वन विनाशकरण, मृदा अपरदन, जीवाश्मीकरण या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा मृदा अपरदन। ओके, जैसा कि आप जानते ही हैं कि मृदा का हटना क्या कहलाएगा? मृदा अपरदन। तो सिर्फ ये मृदा अपरदन जल और वायु के द्वारा ही होता है। जब तेज बारिश होती है उसके द्वारा या तेज हवा चलती है तो उसके द्वारा मृदा का अपरदन होता है। ओके, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बा आपका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है मेरा, ऊर्जा का कौन सा स्रोत जंतुओं के अवशिष्ट पदार्थों से बनता है? ऊर्जा का कौन सा स्रोत जंतुओं के अवशिष्ट पदार्थों से बनता है? बायोगैस, कोयला, विद्युत, उपरोक्त सभी। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बायोगैस। क्या हो जाएगा? बायोगैस। आपका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऊर्जा का कौन सा स्रोत जंतुओं के अवशिष्ट पदार्थों से बनता है? तो बायोगैस आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। इसको जैविक गैस के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये जैविक चीज़ों से उत्पन्न होता है। याद रखेंगे, ये देहात में ज़्यादा काम आता है। ओके, इससे खाना पकाना या प्रकाश की व्यवस्था करना इसका काम होता है। ये गोबर से बनाया जाता है। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन आ है। चलिए देख लेते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 22 है, बार बार प्रयोग में लाए जा सकने वाले संसाधन कहलाते हैं। बार बार प्रयोग में लाए जा सकने वाले संसाधन कहलाते हैं अप्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक, नव्यकरणीय, अनव्यकरणीय। तो 4 ऑप्शन है आपके सामने, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, जो बार बार प्रयोग में लाए जा सकते हैं वो उनका नाम होता है नव्यकरणीय। जैसा कि आप जानते हैं कि जो चीज़ नया बार बार बन जाए उसका क्या कहलाएंगे, उसको क्या कहेंगे? उसको नव्यकरणीय। तो सा ऑप्शन जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नव्यकरणीय, अनव्यकरणीय का मैं आपको एक सिंपल सा उदाहरण देता हूँ जिससे आप समझ जाएंगे। देखिए, नव्यकरणीय का मतलब क्या होता है कि जो चीज़ें बार बार बनाई जा सकती हैं। ओके, और अनव्यकरणीय का मतलब होता है जो चीज़ें सिर्फ एक बार बन गई हैं वो दोबारा नहीं बनाई जा सकती। इसका सिंपल सा उदाहरण है डीजल एवं बायोडीजल। ओके, डीजल का एक सीमित भंडार है जो एक लिमिट समय के पश्चात ये ख़त्म हो जाएगा, इसको फिर से नहीं बनाया जा सकता। लेकिन बायोडीजल जो है इसको बार बार बनाया जा सकता है आवश्यकता के अनुसार। ओके, आई होप कि आप समझ गए होंगे। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत है? कौन सा ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत है? जैव ईंधन जिसे बायोडीजल बोला जाता है, ज्वारीय ऊर्जा, भूताप ऊर्जा या उपरोक्त सभी। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जैव ईंधन। आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जिसे बायोडीजल भी बोला जाता है। वैकल्पिक स्रोत का मतलब होता है कि जिसको हम अपने विकल्प के अनुसार चुन सकें। ओके, यानी नवीनीकरण कर सकें, आवश्यकता के अनुसार उसको बना सकें, आवश्यकता के अनुसार उसको चेंज कर सकें, वो वैकल्पिक स्रोत होता है। तो आपका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 24 हमारा, भारत में अधिकतम एवं न्यूनतम जनसंख्या कहाँ है? अधिकतम मतलब सबसे अधिक और न्यूनतम मतलब सबसे कम जनसंख्या कहाँ है, ये बताना है आप सभी को। 4 ऑप्शन है आपके सामने, आंध्र प्रदेश एवं असम, मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं सिक्किम या महाराष्ट्र और नागालैंड। तो बताना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा।
देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश एवं सिक्किम। तो सा आपका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य था और सिक्किम का सबसे कम था। 2011 में मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 19 करोड़ की लगभग थी, लेकिन 2000 प्रत्येक जनगणना 10 वर्ष बाद होता है, सभी को पता है। इसको 2021 में होना था, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से नहीं हो पाया। अब इसकी जनगणना जो है 2022 में होनी है। ओके, तो अब देखिए उत्तर प्रदेश की जनसंख्या बढ़कर कितनी हो गई है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा, वातावरण की ओजोन परत किसके प्रभाव से कम हो रही है? बताना है आप सभी को। वातावरण की ओजोन परत किसके प्रभाव से कम हो रही है? 4 ऑप्शन, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, या फिर उस स्मोक। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा CFC। तो बा आपका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जैसा कि आपको हमने कई बार बता दिया है और फिर बता दे रहे हैं कि ये ओजोन परत जो है हमारी पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है, अल्ट्रावायलेट किरणों से रक्षा करती है। तो इसका फुल फॉर्म होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसे ओजोन क्षयकारी भी बोला जाता है। ओके, याद रखेंगे, इसे ओजोन क्षयकारी भी बोला जाता है। इसके कारण ओजोन परत में छिद्र हो गया है। तो इसका उपयोग लगभग पूर्ण रूप से बंद हो चुका है। सरकार ने इसका उपयोग बंद कर दिया है। इसका उपयोग पहले होता था फ्रिज, AC, इसमें उपयोग किया जाता था। ओके, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, मानव जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है। तो बताना आप सभी को मानव जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है एंथ्रोपोलॉजी, ऑटो इकोलॉजी, जीव सांख्यिकी या फिर डेमोग्राफी। देखिए आज के इस वीडियो का हमारा टारगेट है 500 लाइक का, ज़्यादा नहीं है। तो आई होप आज टारगेट हमारा पूरा हो जाना चाहिए। अगर पूरा हो गया तो मुझे बहुत खुशी होगी और नेक्स्ट वीडियो में हम और मेहनत करेंगे। ओके, तो बताना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डेमोग्राफी। तो दा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो इस वीडियो को, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।